हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सर हम अच्छे। सर आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ, बहुत शानदार हूँ। तो बिना समय गवाए, है ना, चलते हैं अगले कदम की तरफ। और मुझे ये बताइए, पिछले लेक्चर को आपने ध्यान से देखा होगा, समझा होगा, नोट डाउन किया होगा क्या चल रहा है, राइट? पिछला लेक्चर ऐसा लेक्चर था जो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, ठीक है ना, इसलिए वो बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया है। अगर मैं कहूं, है ना, मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूं कि अगर सेल्स और गुड एट में कोई समझने वाला है, कोई टिपिकल सा टॉपिक है, तो सिर्फ वही टॉपिक था जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझा दिया, और उम्मीद है वो आपको डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा, राइट? तो बस एक शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं ताकि माइंड में वो चीज रिकॉल हो जाए कि हाँ सर, जो पढ़ाया था आपने बहुत जबरदस्त पढ़ाया था। तो बताओ पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में हमने शानदार बात पढ़ ली थी ये, राइट? झट से रिकैप कर लेते हैं बिना किसी टेंशन के। तो ध्यान से समझेंगे, शॉर्ट में रिकॉल कराता हूं, आपको सब याद आ जाएगा। देखो क्या हुआ है, सेलर है, बायर है और सब बायर है। सेलर के पैसे अभी पेंडिंग है, ठीक है, और बायर ने वही सामान आगे सब सेल कर दिया है। किसको? भोलू को, ठीक है। तो जज साहब ने क्या बोला? जनरल रूल क्या कहता है? सेलर का राइट, कौन सा राइट? दोनों ही राइट, चाहे वो राइट ऑफ लियन हो, चाहे वो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजैक्ट हो, सेलर के दोनों राइट जिंदा रहेंगे। इवन इफ बायर रीसेल द गुड्स टू सब बायर भोलू, तो सेलर के दोनों राइट जिंदा रहेंगे। बात समझ में आ गई? फिर इसका आया एक्सेप्शन। कितने एक्सेप्शन आए सर? इसके 2 एक्सेप्शन बने, राइट? पहला एक्सेप्शन, ठीक है, क्या कहता है? नो राइट टू अनपेड सेलर, यूपी मतलब अनपेड, समझ में ना बात? नो राइट टू अनपेड सेलर, अनपेड सेलर के दोनों राइट ऑफ लियन और राइट ऑफ स्टॉपेज दोनों ही खत्म हो जाएंगे अगर इस सब सेल को सेलर ने ही क्या दे दी हो? कंसेंट दे दी हो। ए गिव कंसेंट टू दिस सब सेल, तो उसने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली और बोल दिया बेच दे आगे, ठीक है। या फिर दूसरी कंडीशन में क्या होगा? कोई भी राइट नहीं मिलेगा सेलर को अगर इस बायर ने इसको गुड्स बेचा हो। और ये बंदा कौन निकले? ये बंदा निकले गुड फेथ बायर, यानी कि ये निकले सच में भोलू। आई होप बात समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। कि जनरल रूल क्या बोलता है? जनरल रूल यही बोलता है कि इसके राइट जिंदा रहेंगे चाहे सब सेल हो जाए, लेकिन 2 केस में इसके राइट्स खत्म हो जाएंगे सब सेल होने पर। पहला, अगर इसने खुद ही कंसेंट दे दी, सेलर ने खुद ही कंसेंट दे दी कि सामान बेच दे, या फिर जो सब बायर है भोलू, वो सच में क्या है? भोलू ही है, वो गुड फेथ बायर है और उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि चालू ने ऐसा काम किया है, पेंडिंग पैसे होते हुए सामान आगे बेच दिया है। तो इन 2 केस में इसका राइट ऑफ लियन और राइट टू स्टॉपेज डिलीट कर दिया जाएगा। आई होप बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुकी होगी। तो ये सेक्शन जो हमने पढ़ा, राइट, ये सेक्शन कौन सा था सर? ये सेक्शन था हमारा सेक्शन 53, ठीक है जी, वो लिखा सेक्शन 53, राइट। अब आगे देखो, अगला राइट पढ़ते हैं सेलर का। यानी सेलर के अब तक हमने 2 राइट बहुत मजेदार तरीके से कवर कर लिए हैं। पहला राइट ऑफ लियन और दूसरा राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजैक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, चाहे मैं राइट ऑफ लियन लगाऊं, यानी सामान को जब्त कर लूं अपने पास, ठीक है जी, या फिर मैं राइट ऑफ स्टॉपेज लगाऊं, मैं रास्ते में सनी देओल को, ट्रक वाले को रोक लूं और सामान वापस मंगा लूं, चाहे जब्त करूं चाहे सामान वापस मंगा लूं रास्ते में रोक के, इन दोनों का राइट लगाने के बाद उन गुड्स का करूंगा क्या? जो गुड्स मेरे पास है वापस आ गए, या गुड्स मेरे पास पहले से ही, ठीक है ना, लियन लगा के जब्त कर रखे हैं, फोरफीट कर रखे हैं, उनका करूंगा क्या? बताओ, जब शेयर कंपनी फोरफीट कर लेती है, तो फोरफीट करने के बाद कंपनी करती क्या है? रीइश्यू। याद आ रहा है क्या करती है? रीइश्यू। तो जिसे आप अकाउंट्स में रीइश्यू बोलते हैं,
उसे क्या बोला गया? रीसेल। और अकाउंट्स में हमने इसे क्या नाम दिया था? री इश्यू ऑफ शेयर। हम किसी और को इश्यू कर देंगे तो री इश्यू नहीं शब्द यूज करेंगे हम यहाँ पे क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे? रीसेल। सेक्शन 54, ठीक है ना। देखो क्या कहता है, अब तो बच्चों वाली बातें हैं सर, ये तो कुछ बताने वाली बातें समझ चुके हम। द राइट टू रीसेल द गुड्स कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द अनपेड सेलर, है ना, अंडर द फॉलोइंग टू कंडीशन। अगर भैया गुड्स पेरिशेबल नेचर का है, ठीक है ना, अगर गुड्स क्या है? पेरिशेबल नेचर का है, आपको पता है ये गुड्स खराब हो जाएगा, ठीक है, खाने पीने वाला सामान है, पेरिशेबल नेचर का सामान है, ठीक है। अब ये मत कहना सर थोड़े से पीनट्स दे दो, भूख लगाई है ना। अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर का है तो कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है बायर को, बिना नोटिस दिए, ठीक है, आप उन गुड्स को रीसेल कर सकते हैं अगर उसने उसके पैसे टाइम पर, या फिर अगर कोई टाइम नहीं है तो उस सामान के पैसे रीजनेबल टाइम तक नहीं पे किए हैं, तो सेलर क्या कर सकता है? रीसेल कर सकता है। हाँ, अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर का नहीं है, ठीक है ना, अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर का नहीं है तो ये किस में आएगा? अदर गुड्स में। समझ गए ना बात? अगर ये गुड्स पेरिशेबल नेचर का नहीं है तो अदर गुड्स में आ गया। तो भैया रीसेल करने से पहले नोटिस देना पड़ेगा अनपेड सेलर को टू द बायर। तो अनपेड सेलर बोलेगा भाई साहब गुड्स जो है ना ये पेरिशेबल नेचर के नहीं है, इसलिए आपके पास एक प्रेम पत्र पहुंचा होगा और उसमें लिखा होगा भाई साहब इस टाइम तक, है ना, या जनरली रीजनेबल टाइम तक आप अपने पैसे को पे कर दें। अगर आप पैसा पे नहीं करोगे तो मैं कुछ दिनों के बाद रीजनेबल टाइम तक वेट करने के बाद ये सामान बेच दूंगा किसी और को, किसी एक्स को बेच दूंगा। फिर मत कहना कि भाई साहब आपने मौका नहीं दिया खरीदने का। आई होप बात समझ में आ चुकी होगी। तो पेरिशेबल नेचर है, बिना नोटिस दिए बेच दो, और अगर पेरिशेबल नेचर का गुड्स नहीं है तो एक बार नोटिस दो, पैसा नहीं आता तो बेच दो। शेयर्स में भी हम यही करते थे, ठीक है सर, बस समझ में आ गई बात। अगला देखो, सेक्शन 25 की तरफ बात खींच दी गई, ठीक है ना सर, समझ में आ गई बात। सेक्शन 25 राइट टू रिजर्व, है ना, फॉर रीसेल, वेयर द सेलर एक्सप्रेसली रिजर्व अ राइट ऑफ रीसेल, ठीक है ना। राइट ऑफ डिस्पोजल के नाम से हमने ये पढ़ा था कि अगर आपने राइट ऑफ डिस्पोजल रखा हुआ है तो इफ द बायर कमिटेड डिफॉल्ट इन मेकिंग द पेमेंट तो आप उसे किसी और को रीसेल कर सकते हैं। सेक्शन 25 में ये बात ऑटोमेटिकली हम कवर कर चुके हैं, ठीक है, समझ में आई ना बात। अगली बात देखो, बहुत मजेदार है ना, क्या कहता है अगला पॉइंट, राइट, बॉम्ब भी बना रखा है, ध्यान से देखेंगे। अब सुनना ध्यान से बात कि भाई जब मैं इसे रीसेल करूंगा, ठीक है, जब मैं इसे रीसेल करूंगा द सेलर इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू, सेलर को कुछ बातों का ध्यान रखना है और कुछ बातों का उसे फायदा होने वाला है। सुनो ध्यान से। अब हुआ क्या भाई, जब मैंने गुड्स रीसेल किया तो पता लगा गुड्स महंगा होने की वजह सस्ता हो गया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में, है ना, जब सामान बेचा गया तो सेलर ने बायर को बोला, बच्चों वाली बातें लेते हैं ताकि दिमाग में फिट हो जाए, 100 रुपए का सामान है, ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट को बायर ने क्या किया, राइट, ब्रेक कर दिया, ठीक है, यानी कि सामान के पैसे नहीं दिए, तो सेलर ने उसको रीसेल किया। जब उसका रीसेल प्राइस देखा, किसी और को देखा, तो रीसेल प्राइस उसे मिला 80 रुपए। कितने रुपए मिला? 80 रुपए। अब भैया सेलर ने केस कर दिया बायर के ऊपर कोर्ट में कि भाई साहब जब मैंने रीसेल किया तो जितना तुम्हारा प्राइस था उससे कम पे बिका है, ज्यादा पे नहीं, कम पे बिका है, 20 रुपए का नुकसान हुआ मेरा। जब सामने का चिंता मत करो, बायर ने तुम्हारे साथ बेईमानी करी ना, तो सेलर को ये बोला भाई साहब चिंता मत करो, आप डैमेजेस के नाम के उससे 20 रुपए क्लेम करेंगे, है ना, यानी सेलर बायर से 20 रुपए क्लेम करेगा, ठीक है। इसे रट्टे लगाने के लिए आप क्या बोल सकते हो, है ना, जैसे हमने पढ़ा था ना एमपी माइनस सीपी, ठीक है, ओह गलती से एमपी माइनस सीपी हो गया, इसको ठीक करेंगे। बड़े बड़े बच्चों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, यहां लिखना पड़ेगा सीपी माइनस एमपी, ठीक है। लॉजिक आप समझ चुके हो,
राइट, लॉजिक आप समझ चुके हो, फॉर्मूले को रटने के चक्कर में मत रहना, राइट। लॉजिक समझो। अब इस फॉर्मूले को लगा भी ले तो बताओ क्या होगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था नालायको, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 100 रुपए, राइट। रीसेल प्राइस कितना है, यानी रीसेल मतलब रीसेल मार्केट प्राइस, रीसेल जो किया तो मार्केट प्राइस कितना था 80, तो सीपी माइनस एमपी लगेगा तो 20 रुपए आप क्लेम कर सकते हैं। तो देखो ये लिखा है, रिकवर द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 100 रुपए एंड द रीसेल प्राइस 80 रुपए फ्रॉम द ओरिजिनल बायर एज आ डैमेजेस। तो नलायक को यही फायदा होता है पहले कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने का। अब इसका रिवर्स करते हैं, रिवर्स उल्टा हो जाए, ठीक है जी बात। यानी कि जब सामान रीसेल किया गया सेलर के द्वारा तो रीसेल में सामान बिका 150 रुपए का, राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 100 रुपए, रीसेल पे एमपी मार्केट प्राइस कितना हुआ, रीसेल मार्केट प्राइस हो गया 150 रुपए। यानी कि रीसेल करने पर प्रॉफिट आ गया 50 रुपए का। क्या ये 50 रुपए, क्या ये 50 रुपए जब सेलर ने रीसेल करके कमाए तो सेलर अपने पास रखेगा या बायर को कह देगा भाई तेरे कॉन्ट्रैक्ट ना करने पर, तेरे बेईमानी करने पर, तेरे पैसे मेरे को ना चुकाने पर जब मैंने राइट ऑफ रीसेल लगाया तो 50 का प्रॉफिट हुआ, ले तू रख ले, आधा आधा बांट लेंगे ना मुन्ना ना। जज साहब ने क्या बोला, जज साहब ने बोला जो भी आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है उसे क्या कर लो, अपने पास रख लो, रिटेन द प्रॉफिट 50 रुपीज, ठीक है जी, रिटेन द प्रॉफिट 50 रुपीज इफ द रीसेल प्राइस हायर देन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 100 रुपए, रीसेल प्राइस 150 रुपए। तो जो आपको रीसेल करने पर है ना, अनपेड सेलर को जो रीसेल करने के राइट पर प्रॉफिट हुआ है वो अनपेड सेलर ही रखेगा। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी, बच्चों वाली बातें से टुच्ची बात थी ये तो बिल्कुल। अब देखो अगली मजेदार बात, इफेक्ट ऑफ रीसेल विद इन और विदाउट नोटिस, यानी सेक्शन 54(2) कैसी बातें करता है, ठीक है ना। बहुत आसान सी बात है जो मैंने अभी बताई, उसको समराइज कर रखा है बस। पहला, अनपेड सेलर क्या अपने लॉस को रिकवर कर सकता है, इसे क्या कर लेंगे, सीपी माइनस एमपी, है ना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस मार्केट प्राइस, ठीक है, कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस मार्केट प्राइस कितने रुपए निकले थे हमारे, 20 रुपए, 20 रुपए रिकवर कर सकता है अगर उसने नोटिस दे दिया, ठीक है। अगर उसने नोटिस नहीं दिया तो फिर वो 20 रुपए रिकवर नहीं कर पाएगा। तो मैंने बात, यानी कि हम यहां गुड्स को क्या मान रहे हैं, हम यहां गुड्स को नॉन पेरिशेबल मान रहे हैं, ठीक है जी, हम यहां गुड्स को नॉन पेरिशेबल मान रहे हैं, ये वाला गुड्स मान रहे हैं, पेरिशेबल गुड्स नहीं मान रहे, ये वाला गुड्स नहीं, ये वाला गुड्स मान रहे हैं। अब ये वाला गुड्स मान रहे हैं नॉन पेरिशेबल, तो नोटिस बनता है, ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा। अगली बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ओरिजिनल बायर्स राइट। ओरिजिनल बायर किसकी बात चल रही है, अगर हम अपने एग्जाम्पल की बात करें जो मैंने आपको आज रिवाइज भी कराया तो चालू की, ओरिजिनल बायर कौन है, सी। ओरिजिनल बायर का राइट कि वो प्रॉफिट रिकवर कर ले, है ना। अगर सामान को रीसेल करने पे प्रॉफिट आया, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 100 रुपए, जब सामान बेचा रीसेल किया गया तो मार्केट प्राइस हुआ 150 रुपए, तो प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट आया 50 रुपीज। याद आ रहा है, हमने यही एग्जांपल लिया था, 50 रुपीज का प्रॉफिट आया। अगर 50 रुपीज का प्रॉफिट आया है तो मैं किसकी नजरों से पढ़ा रहा हूं आपको, मैं आपको बायर की नजरों से पढ़ा रहा हूं, चालू की नजरों से पढ़ा रहा हूं, सेलर की नजरों से नहीं पढ़ा रहा। तो क्या बायर, ओरिजिनल बायर चालू क्या 50 रुपए मांग सकता है, अगर सेलर ने नोटिस दिया है कि भाई साहब पैसा दे दो वरना मैं गुड्स को बेच दूंगा, नोटिस दिया है तो 50 रुपए बायर को नहीं मिलेंगे, 50 रुपए किसके होंगे, 50 रुपीज इज किसका प्रॉफिट, सेलर्स प्रॉफिट, ठीक है जी, समझ में आ गई ना बात, वो 50 रुपए सेलर का प्रॉफिट माना जाएगा। अगली बात ध्यान से देखो, 50 रुपए का जो प्रॉफिट आया, ठीक है ना, वो
बायर का चालू का माना जाएगा अगर सेलर ने नोटिस नहीं दिया, राइट। तो क्या लिखा है, ओरिजिनल बायर राइट टू रिकवर द 50 रुपीज, तो आप बोलोगे यस। सेलर ने नोटिस नहीं दिया, सेलर ने नोटिस ही नहीं दिया कि भाई मैं सामान बेच रहा हूं, बिना नोटिस दिए रीसेल कर दिया, तो 50 रुपीज इज प्रॉफिट ऑफ बायर। बायर कौन हमारे केस में, चालू, 50 रुपीज चालू के माने जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना बात, सब बिल्कुल समझ में आ चुके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, राइट। अगला पॉइंट देखो ध्यान से, न्यू बायर। न्यू बायर कौन है, न्यू बायर है हमारे केस में भोलू, बी, ठीक है ना। भोलू बेचारा मासूम सा है ना, राइट। उसने क्या किया, गुड्स को जो खरीदा चालू से, राइट, उसको क्या गुड टाइटल मिलेगा, यानी उसका टाइटल बिल्कुल फिट होगा, बढ़िया होगा, ठीक है, उसको गुड टाइटल मिलेगा, क्या वो ओनर ही माना जाएगा। गुड टाइटल मतलब ही विल ट्रीटेड एज रियल ओनर। अब उसका रियल ओनर भोलू ही बनेगा क्या, तो आप कहोगे चाहे सेलर ने नोटिस दिया हो ना दिया हो, भैया भोलू के पास गुड्स पहुंचा दिए जाएंगे और भोलू ही उसका ओनर बनेगा, राइट। चाहे सेलर ने उसको नोटिस ना दिया हो, ठीक है, चाहे दिया हो चाहे ना दिया हो, तो भी ओरिजिनल गुड्स की ओनरशिप भोलू को ट्रांसफर कर दी जाएगी। यानी भोलू, न्यू बायर भोलू हैज राइट टू एक्वायर द गुड टाइटल। उसका टाइटल बिल्कुल गुड होगा, वो उसकी ओनरशिप के ही माने जाएंगे। और ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि नोटिस देने पर और नोटिस ना देने पर क्या इफेक्ट होता है। सिंपल सी बात है, एक कॉमन बात ये, जो भोलू है, ठीक है ना, आप नोटिस दो या मत दो, भोलू को तो उसका टाइटल मिल ही जाना है गुड्स का, ठीक है। अगर आप देखो ध्यान से, अब तक हम कवर कर चुके हैं राइट ऑफ अनपेड सेलर। सेक्शन 46 ने बताया भाई मोटे मोटे 3 राइट होते हैं। राइट ऑफ लियन ये हमने पढ़ लिया, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट ये भी हमने पढ़ लिया, और राइट ऑफ रीसेल ये भी जस्ट हमने अभी पढ़ लिया। अब आते हैं अगले राइट पर। अगर गुड्स का राइट नहीं है, यानी कि राइट अगेंस्ट द गुड्स नहीं है, तो भैया अब कौन सा राइट लाएगा, राइट अगेंस्ट द बायर। तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, अब सेलर का राइट बायर के अगेंस्ट क्या होगा। तो सोचो, राइट अगेंस्ट द बायर है ना, राइट अगेंस्ट द बायर कब मिलेगा, समझ में आई ना बात। सोचो पता कब मिलेगा, जब राइट अगेंस्ट द गुड्स यानी जस्ट इन रैम आप लगा ही ना पाओ, ठीक है ना, याद आ गया, जस्ट इन रैम अगर आप लगा ही ना पाओ, उसके बाद ही आपको जस्ट इन पर्सनम मिलेगा, राइट अगेंस्ट द बायर मिलेगा। ऐसा पता क्यों हुआ, ऐसा हुआ इस कारण की वजह से, ये देख रहे हो सामने, राइट। अब ये भाई सब सेलर है, ठीक है जी, क्या है ये, सेलर है। अब इन्होंने ये सामान किसको भेजा है, बायर को भेजा है, राइट। अब अगर बायर को सामान पहुंच रहा है, बायर को भेजा गया है ये सामान, तो ये अपना राइट कब लगा सकते हैं, ये अपना राइट तभी लगा सकते हैं या तो गुड्स इनके पास हो, ठीक है, या फिर गुड्स रास्ते में हो, तो फिर ये क्या लगाएंगे, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगाएंगे। लेकिन अगर गुड्स यहां से उठकर, है ना, ध्यान से देखना, लेकिन अगर गुड्स यहां से रास्ते से भागते 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 यहां पहुंच गए, बायर की कस्टडी में पहुंच गए, तो भैया अब बताओ अब क्या होगा। अब क्या राइट ऑफ लियन लगा सकते हो, नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि राइट ऑफ लियन के लिए गुड्स का होने चाहिए, सेलर के पास होने चाहिए। क्या राइट टू स्टॉप लगा सकते हो, राइट टू स्टॉपेज इन गुड्स, राइट टू स्टॉपेज इन गुड्स भी नहीं लग सकता, क्योंकि राइट टू स्टॉपेज इन गुड्स के लिए गुड्स का होने चाहिए, रास्ते में होने चाहिए, राहों में होने चाहिए। अब ना ही गुड्स सेलर के पास है, ना ही गुड्स रास्ते में है, क्योंकि गुड्स कहां पहुंच चुके हैं, गुड्स पहुंच चुके हैं बायर की कस्टडी में। अब भैया गुड्स बायर की कस्टडी में अगर पहुंच चुके हैं और बायर ने अपने गोडाउन में ताला लगा लिया, ठीक है, और सामान अंदर पड़ा है, ठीक है, बायर कह रहा है तोड़ ले भाई, ताला तोड़ ले, तोड़ ले, देखूंगा तुझे तोड़ के तो दिखा तू ताला। तो भैया इलीगल काम थोड़ी करना है,
इलीगल काम नहीं करना कि सेलर भागता हो जाएगा, ताला तोड़ दे, कहेगा भैया मेरा सामान वापस दे, राइट टू स्टॉप नहीं लग सकता, तो मैं तेरे घर से छीन लूंगा सामान, लिए नहीं लग सकता तो तेरे गोडाउन से छीन लाऊंगा ना, जज सामने का लड़ना नहीं है। राइट टू स्टॉप नहीं लग पा रहा, राइट टू लिए नहीं लग पा रहा क्योंकि गुड्स उसके पास पहुंच चुके हैं, तो हम आपको एक नया राइट देंगे, एक नया राइट जिंदा करेंगे जिसका उन्होंने क्या नाम दिया, राइट अगेंस्ट द बायर। तो सेलर को राइट मिला कि अब वो बायर के खिलाफ राइट लगाएगा, गुड्स के खिलाफ तो राइट लगा नहीं सकता क्योंकि तीनों राइट ही खत्म हो चुके हैं, तो अब राइट अगेंस्ट द बायर मिलेगा। आई होप बात समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए राइट अगेंस्ट द बायर को देखते हैं क्या कहता है। राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर, राइट सबसे पहला राइट, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से क्या कहता है राइट अगेंस्ट द बायर। सबसे पहला राइट क्या होगा, अनपेड सेलर can enforce right against the goods as well as against the buyer, right? Right of the seller against the buyer personally are called right in personam, ये मैं आपको just बता चुका हूं। And are in addition to his right against the goods, the right in personam are as follows, यानी कि right against the goods तो है ही, just in rem तो है ही, लेकिन अब right against the buyer just in personam कब लगाएंगे, जब सामान उसके पास पहुंच गया और हमारे दोनों राइट लगाने का कोई भी चांस अब नहीं बचा। पहला राइट क्या होगा, सेक्शन 55 ने बोला पहला राइट स्यू फॉर द प्राइस। बिल्कुल सही बात है, यानी कि जैसे ही बायर की कस्टडी में वो सामान पहुंच गया, सेलर क्या बोलेगा, सेलर बोलेगा भाई पैसे निकाल, क्या निकाल, पैसे निकाल, यही तो राइट है भाई, पैसे निकाल, तो यही हो सकता है। ये बात तो आप कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ चुके हो नालायको, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सामान पहुंच गया, पैसे निकाल भाई, पैसे निकाल, तो बस यही लिखा है। वेयर प्रॉपर्टी हैज, यानी ओनरशिप हैज पास टू द बायर, राइट, एंड रॉन्गफुली नेग्लेक्ट और रिफ्यूज टू पे द फॉर द गुड्स, वो कह रहा पैसे नहीं दूंगा। सेलर में, सेलर क्या करेगा नलायको, सेलर में स्यू हिम फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स, ठीक है समझ में ना बात। और दूसरा पॉइंट, वेयर प्रॉपर्टी हैज नॉट पास्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड द प्राइस इज पेएबल ऑन सर्टेन डे इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिलीवरी, यानी कि एक दिन हमने डिसाइड कर लिया भाई इस दिन पैसे दोगे, ठीक है ना, राइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ डिलीवरी, कि सामान अभी पहुंचा या नहीं पहुंचा, भाई पैसे देना, याद है पढ़ा था ना पहले, और बायर उस दिन पैसे देना चूक गया, यानी वो बायर उस दिन पैसे नहीं दे पाया, तो सेलर क्या कर सकता है, सेलर में स्यू हिम फॉर द प्राइस, सेलर कहेगा भाई पैसे निकाल दे, ऑल द प्रॉपर्टी इन गुड्स नॉट पास्ड एंड द गुड्स हैव नॉट बीन एप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, चाहे गुड्स की ओनरशिप पास ना भी हुई हो तब भी सेलर कहेगा भाई पहले पैसे निकाल, मेरा राइट है पहले पैसे दे उसके बाद दूंगा गुड्स, क्योंकि हमने पहले कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था कि इस दिन पैसे मिलेंगे। राइट, आई होप बात समझ में आ चुकी होगी। दूसरी बात देखो, दूसरी बात क्या हो सकती है, जब ये ट्रक और सामान कहां पहुंचा, बायर के पास पहुंचा, तो बायर ने पता क्या बोला, बायर ने बोला भाई ना मैं ट्रक अपने घर के अंदर घुसने दूंगा, राइट, और ना ही मैं सामान लूंगा, दोनों के दोनों बायर के गेट पे खड़े हैं, ठीक है, बिल्कुल गेट पे खड़े हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं, ताला लगा हुआ है दरवाजे पे, और वो गेट पे खड़े खड़ा, भैया सामान आया है ले लो यार, है ना, दरवाजा खोल दो, ठीक है, अंदर आने दो, सामान उतारने दो अपने गोडाउन में। अब बायर क्या बोल रहा है, बायर कह रहा है आने नहीं दूंगा तुझे, दरवाजा मत खोलना। अब दोनों बेचारे कहां खड़े, गेट पे खड़े। फिर दोनों को लगा भाई अब तो बेकार है गेट पे खड़े होना, सामान उठाया वापस, ठीक है जी, और कहां चल दिए, वापस चल दिए सेलर की तरफ। अब सेलर के पास आ गए, अब सेलर कह रहा भाई साहब वापस क्यों आ गए, भैया वहां पहुंचा थे, ठीक है, वहां गेट खटखटाया, बायर को बोला, बायर ने साफ मना कर दिया, नहीं खोल रहा, कर लो क्या कर लोगे, नहीं खोल रहा कर लो क्या कर लोगे। दूसरे केस में कर लो क्या कर लोगे, तो जज साहब ने बोला भाई ये करने के लिए मिलेगा सेलर को। अगर बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट नहीं किया, अगर बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या होगा, वेयर बायर रॉन्गफुली निग्लेक्ट और रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर द गुड्स, उन्होंने गुड्स एक्सेप्ट भी नहीं किए और पैसे भी नहीं दिए, सेलर में स्यू हिम फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, कि भैया तुमने मेरा सामान एक्सेप्ट ही नहीं किया तो उसके लिए वो स्यू करेगा। डैमेजेस कैसे निकालोगे, सेम जो पड़ता है 73। अब कुछ बच्चों को लग रहा है सर अगर गुड्स
उसने एक्सेप्ट नहीं किए तो भाई किसी और को बेच देना। ठीक है, राइट टू रीसेल है, सेलर के पास राइट टू रीसेल है, पर रीसेल करने पे नुकसान हो गया तो, रीसेल करने पे नुकसान हुआ तो, ठीक है ना। पता लगा गुड 100 रुपए का था, रीसेल करने गया तो 40-50 रुपए का बिका, तो डैमेजेस लेगा ही लेगा। तो वही तो कह रहा सेक्शन 73 आपको डैमेजेस देगा, राइट। या फिर वो गुड्स ही ऐसा है कोई और ना खरीदे, ठीक है ना, पेरिशेबल नेचर का, पता लगा जैसे लड्डू बन गए पेरिशेबल नेचर में, कुछ क्या कहते हैं मिठाइयां बन गई, 3-4 दिन बाद क्या हो जाएंगी, वो एक्सपायर हो जाएंगी। तो भैया हम तो नहीं, बंगाली मिठाई है ना, राइट, 2-3 दिन में कंज्यूम कर ले। ये बात बीकानेर के डब्बे के पीछे ही लिखी होती है, इफ स्वीट्स आर बंगाली स्वीट्स तो कंज्यूम विद इन 2 days, साफ लिखा होता है। तो भैया अब मिठाई खराब होगी तो मैं नहीं लूंगा तो उसका नुकसान होगा ना, तो नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से आप ये डैमेजेस क्लेम करोगे, ठीक है। अगली बात देखो क्या लिखी है, अगर बायर ने सीधा बोल दिया, सारी बातें वही हैं, सारी बातें नलायकों कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ही हैं, ठीक है ना, घुमा फिरा के बता रखी है और ये सब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ चुके हैं। बायर है ना, चालू ने क्या किया, रिपीटेड द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी, यानी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। अगर ड्यू डेट से पहले, है ना, मम्मी कसम है तुम्हें झूठ मत बोल देना अब, ठीक है, ध्यान लगा के बताओ क्या है वो। अगर ड्यू डेट से पहले कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं नलायको, एंटीसिपेटरी ब्रीच। ड्यू डेट से पहले मना कर देना, है कि नहीं बात। तो क्या लिखा है, एंटीसिपेटरी ब्रीच के रूल लगेंगे, ठीक है ना, राइट। द सेलर में ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड एंड सू डैमेजेस फॉर द ब्रीच, दिस इज नोन एज एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ सर बात समझ में आ गई, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में पहुंच चुके हैं हम। और आखिरी बात, स्यू फॉर द इंटरेस्ट वेयर देयर इज ए स्पेसिफिक एग्रीमेंट। सबसे खतरनाक बात क्या है, इंटरेस्ट में बायर से तभी लूंगा एक तो उसका स्पेसिफिक एग्रीमेंट होगा, यानी साफ साफ कॉन्ट्रैक्ट में लिखोगे, सेलर और उसके बीच में जो एग्रीमेंट होगा कि इंटरेस्ट ऑन द प्राइस ऑफ गुड्स फ्रॉम द डेट ऑन विच पेमेंट बिकम ड्यू। ऑब्वियसली बात है, जिस दिन पेमेंट ड्यू होगी, मान लो हमारे केस में जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, मान लो 1 नवंबर को पेमेंट ड्यू हो गई, ठीक है, 1 अक्टूबर को सामान बेचा उधार पर, 1 महीने की उधारी थी, याद आ गया। 1 नवंबर को पैसे पेमेंट ड्यू हो गई और पेमेंट ड्यू होने के बाद बायर ने पेमेंट करी 1 जनवरी को। पेमेंट कब करी, 1 जन को पूरे पैसे पे किए। तो कितने महीने का डिले किया, तो पता लगा भाई साहब ने, बायर ने 2 months डिले, कितने डिले हुआ, 2 महीने का डिले हुआ। तो जज साहब ने बोला अगर तुम दोनों के बीच में स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्कुल ये बात लिखी है, तो 2 महीने डिले का आप इंटरेस्ट, है ना, बायर से क्लेम कर सकते हैं। तो जज साहब ने कहा सेलर में रिकवर इंटरेस्ट फ्रॉम द बायर, राइट, कौन सी डेट से, जिस दिन पेमेंट ड्यू हुई है। अगली बात देखो ध्यान से, हाउएवर इफ देयर इज नो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, तब भी कानून सेलर को इजाजत देता है कि आप इंटरेस्ट चार्ज कर लो ऑन द प्राइस व्हेन इट बिकम ड्यू। सबसे पहली बात, इट किसके लिए, प्राइस के लिए। जब प्राइस ड्यू हो जाए तब से आपका इंटरेस्ट का राइट जिंदा होगा। लेकिन अगर आपने कोई एग्रीमेंट नहीं कर रखा कि मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, तब भी आप इंटरेस्ट चार्ज कर लेना उस दिन से जिस दिन आप नोटिफाई करोगे बायर को। यानी कि हमारे केस में क्या हो सकता है, हमारे केस में ये हो सकता है, पैसा कब ड्यू हो गया, सुनना ध्यान से, पैसा कब ड्यू हुआ, पैसा ड्यू हुआ 1 नवंबर को, ठीक है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, इंटरेस्ट का कोई एग्रीमेंट है ही नहीं, 1 नवंबर को पैसा ड्यू हो गया। आपने क्या किया, आपने नोटिस भेजा बायर को, आपने कहा भाई साहब पैसे तो दिए नहीं है आपने अभी तक, तो सुनो, अभी तो मैंने आपको नोटिस दे दिया है कि 20 नवंबर तक अगर पैसे नहीं दिए, भैया 20 नवंबर तक अगर पैसे नहीं दिए तो 20 नवंबर से पेंडिंग अमाउंट पर इंटरेस्ट लगाऊंगा, ठीक है। तो राइट, आपने नोटिस क्या दे दिया कि भाई 20 नवंबर से पेंडिंग अमाउंट पर इंटरेस्ट भी लगेगा। तो कानून आपके साथ है, जज साहब के साथ है। जज साहब कह रहे हैं भाई साहब अगर स्पेसिफिकली एग्रीमेंट भी नहीं कर रखा हो
तो बस बायर को नोटिफाई कर देना, बायर को चिट्ठी लिख देना कि इस दिन तक पैसा दे रहा हो तो दे दे, वरना इस तारीख से उस पैसे पर ब्याज भी देना पड़ेगा। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी सेक्शन 61 की। यानी कि अब हमने क्या कर लिया सर, अब तक हमने सारे के सारे राइट पढ़ लिए, ठीक है ना। सेलर के राइट पढ़ लिए, सारे सेलर के राइट, सेलर के राइट अगेंस्ट द गुड्स और सेलर के राइट अगेंस्ट द बायर। हमने दोनों राइट सेलर के पढ़ लिए। अब पता क्या, बायर, बायर बेचारा, ठीक है, चालू अपना है ना, बायर बेचारा हाथ जोड़े खड़ा है, कह रहा है सर मेरे बारे में बता दो कुछ। मतलब सब कुछ सेलर के बारे में बताते जाओगे, जो भी राइट है, जो भी अधिकार है, सब सेलर के ही है, हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो जज साहब ने कहा ना मुन्ना ना, रोना नहीं, रोने का नहीं, मैं बताऊंगा तुम्हारे क्या राइट्स हैं। तो सुनो ध्यान से, क्या लिख रहा हूं मैं, राइट ऑफ बायर, चांद तारे लगा लेना है, बायर के राइट है। कई बार बच्चे बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं और इन्हें भी सेलर के राइट ही समझ लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये सेलर के नहीं नालायक को, ये बायर के राइट है, इसलिए मैंने खुद इसके ऊपर चांद तारे लगा दिए। सबसे पहला राइट क्या होगा बायर का, बायर ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, पैसे भी देने का वादा कर दिया, कुछ एडवांस भी दे दिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली सामान अभी तक पहुंचा नहीं है। सेक्शन 57 सहायता करेगा। वेयर सेलर रॉन्गफुली निग्लेक्ट और रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड, सेलर कह रहा नहीं दे रहा सामान, सेलर निकला इस बार लालची, बायर में स्यू द सेलर फॉर डैमेजेस। अब ये सेक्शन, ठीक है ना, 57, 58, ये सेक्शन किसकी नजरों से पढ़ने हैं, अब ये सेलर की नजरों से नहीं पढ़ने, अब ये बायर की नजरों से पढ़ने हैं, ठीक है। तो बायर क्या करेगा, डैमेजेस क्लेम कर सकता है नॉन डिलीवरी के, भैया सामान टाइम पे नहीं पहुंचाया या सामान पहुंचाने से मना कर रहा है तो भाई डैमेजेस दे, ठीक है ना, राइट। देखो क्या लिखा है, ए शू मैन्युफैक्चरर है, ठीक है जी सर, समझ में आ गई बात। एग्री टू सेल 100 पेयर्स इतने प्राइस पर। ए न्यू दैट बी वांटेड द शूज फॉर द पर्पस ऑफ फर्दर रीसेलिंग, और ए को पता है ना, राइट, बी वांटेड दैट शूज फॉर द पर्पस ऑफ फर्दर सेलिंग, ठीक है, कि भाई वो आगे बेचेगा, ये बात ए को पता है, राइट। कितने पे, 1100 पर, यानी 50, भैया आगे बेचेगा तो 50 का तो प्रॉफिट कमाएगा ही। ऑन द ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी ए फेल्ड, ए ने धोखा दे दिया साफ साफ। इन कॉन्सिक्वेंस बी कुड नॉट परफॉर्म इज कॉन्ट्रैक्ट विथ सी। ऐसी बातें तुमने आगे पढ़ी है नहीं पढ़ी है, बताओ पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, सर बिल्कुल पढ़ी है। बी चाहे तो नलायक को स्पेशल डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। सी है ना, सी को अगर सामान नहीं पहुंचा, इन दिस केस बी कैन रिकवर द डैमेजेस फ्रॉम ए एट द रेट ऑफ 50 पर रुपीज, तो वो क्या करेगा, डैमेजेस क्लेम करेगा, ठीक है, समझ में आई ना बात। कितने रुपए का उसे नुकसान हुआ, 50 रुपए का नुकसान हुआ है, यानी उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था पहले वाला वो था इतना, राइट, और आगे वो कितने का बेचता, आगे वो बेचता 50 रुपए एक्स्ट्रा में, जो वो नहीं कर पाया तो वो क्या करेगा, 50 रुपए क्लेम कर सकता है, ठीक है। एमपी माइनस सीपी चाहो तो यहां से कट कर सकते हो, ठीक है। क्या अज्यूम कर लिया कि भैया मार्केट प्राइस अब क्या होगा, मार्केट प्राइस 1100 होगा, उसका सीपी कितना था पहले वाले के साथ, ठीक है, वो 1050 था, तो 50 रुपए क्लेम कर सकता है। लॉजिक आप समझ चुके हो, आप चाहो तो यहां से हटा सकते हो, राइट। सर समझ में आ गई बात। अगला देखो, बायर, किसकी बात चल रही है, किसकी नजरों से पढ़ रहे हैं, सर बायर की नजरों से पढ़ रहे हैं। स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, याद आ गया सर, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना नहीं पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना ही पड़ेगा, राइट। बहुत अच्छे से तुम्हें मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ाया था, यानी कि सर आप अगर पढ़ा रहे हो तो हमें पैसे नहीं चाहिए, आप ही पढ़ाओ, यानी कुछ चीजें पैसों से बढ़कर होती हैं, याद आ गया। वे प्रॉपर्टी हैज पास टू द बायर, ठीक है, द बायर कैन ऑल्सो एक्सरसाइज द राइट टू स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। वो कह रहा है कि भाई आपको तो वो वादा जो किया है वो ही निभाना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखो, समझ में आ जाएगी बात। सेम एग्जाम्पल, ए एग्री टू सेल अ रेयर पेंटिंग, मुगल के जमाने की रेयर पेंटिंग बेचनी थी बी को,
ड्यू डेट पर ए ने मना कर दिया बेचने से, तो बी कह रहा है मुझे डैमेजेस मत दो भैया, डैमेजेस मत दो। बी फाइल सूट अगेंस्ट ए फॉर ऑब्टेनिंग द ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट टू कंपेल ए टू डिलीवर द पेंटिंग। वो कह रहा है भैया पैसे वैसे डैमेजेस नहीं चाहिए, मुझे तो पेंटिंग ही चाहिए, यानी जो वादा किया वो निभाना ही पड़ेगा, पेंटिंग ही देनी पड़ेगी। ठीक है ना, समझ में बात। तो ये बात हो गई हमारी स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अगली बात देखो, स्यू फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। ठीक है, ये भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, राइट। अगर वारंटी ब्रेक हुई है, कंडीशन और वारंटी दोनों ही आप भली भांति जानते हैं। वेयर देयर इज ए ब्रीच ऑफ वारंटी बाय द सेलर, सेलर ने ब्रीच ऑफ वारंटी करी, ठीक है, यानी कि याद आ रहा होगा कार वाला एग्जाम्पल, हमने कार खरीदी टूरिज्म पर्पस के लिए, ठीक है, और उसका हॉर्न खराब हो गया, या फिर कार टूरिज्म पर्पस के लिए थी, एवरेज उसका जरूरत से ज्यादा कम है, तो बायर वारंटी क्लेम करेगा, डैमेजेस क्लेम करेगा। याद आ गया होगा सेक्शन 12 सबसेक्शन 3। या फिर बायर ने क्या किया, इलेक्ट टू ट्रीट द ब्रीच एज अ कंडीशन, या फिर बायर ने खुद ही ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान लिया। ठीक है, द बायर इज नॉट बाय रीजन ओनली ऑफ सच ब्रीच ऑफ वारंटी एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स। बायर गुड्स को तो रिजेक्ट कर नहीं सकता, ये बात आपको बताइए। अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन है तो ही गुड्स रिजेक्ट होता है, ब्रीच ऑफ वारंटी है तो गुड्स रिजेक्ट नहीं होता। तो बायर क्या करेगा, बायर में सेट अगेंस्ट द सेलर द ब्रीच ऑफ वारंटी, की भाई वारंटी ब्रीच हुई है, रिड्यूस द प्राइस, यानी कि बायर को जो पेमेंट करनी है ना, बायर को जो पेमेंट करनी है सेलर को, वो कहेगा भाई मैं वारंटी ब्रीच होने की वजह से ना तुझे पेमेंट कम करूंगा। यानी कि बायर कह रहा है भाई पैसे कटेंगे तेरे, पैसे कटेंगे, और हम ये करते भी हैं। ठीक है ना, अगर आपने कोई सामान खरीदा और वो सामान ठीक नहीं निकला, ठीक है, या उसकी वारंटी ब्रेक हो गई, तो आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर रहे, आप सामने वाले क्या कह रहे हो, भैया तेरे पैसे काटूंगा, पैसे काटूंगा, तेरे पूरे पैसे नहीं दूंगा, है कि नहीं बात। या फिर आप क्या कह रहे हो, बोल पेंसिल तेरे पैसे कैंसिल, है कि नहीं बात। या फिर आप कह रहे हो तेरे पूरे पैसे कट। ठीक है, मैं बस तू यही भला मान ले यार कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर रहा, बस मैं कह रहा हूं जितने पैसे मैंने तेरे को दे दिए ना बस उतने रख ले, उतने बहुत है, मैं बाकी पैसे नहीं दे रहा। तो हमारे देश का कानून सेक्शन 59 ये इजाजत देता है बायर को कि भाई अगर ब्रीच ऑफ वारंटी है ना, या तूने खुद ब्रीच ऑफ वारंटी मान लिया ब्रीच ऑफ कंडीशन को, तो क्या कर, या तो उसके पैसे काट ले, ठीक है, और चाहे तो सेलर को पैसे ही मध्य मना कर दे। और दूसरा राइट तो आपको पता ही है जो हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, sue the seller for damages for breach of warranty। डैमेजेस तो आप क्लेम करेंगे ही करेंगे। एग्जाम्पल देखो सेम, पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं इम्प्लाइड वारंटी में। रेडियो बेचा और 100 रुपए की रिपेयर भी कराई, रेडियो पुलिस ले गई क्योंकि वो चोरी की थी। वाई ने केस फाइल कर दिया और क्या बोला, भैया ब्रीच ऑफ वारंटी है, ठीक है ना, अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन, क्वाइट पोजीशन वाली, ठीक है, तो डैमेजेस हम लेंगे अनडिस्टर्ब पोजीशन की वजह से और कॉस्ट ऑफ रिपेयर भी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या बोला गया, वाई ये सब रिकवर कर सकता है। याद आ गया होगा, पुरानी है ना यादें हैं, राइट, धुंधली धुंधली सी। अगली बात देखो, क्या पढ़ रहे हैं हम, सेलर के राइट, सेलर के राइट पढ़ रहे हैं हम, तो नलायको बायर के राइट पढ़ रहे हैं। भूल मत जाना बहती गंगा में, बस यही गलती हो जाती है एग्जाम में, क्वेश्चन बायर के राइट पे बात कर रहा होता है और हम इतनी शिद्दत से सेलर के राइट पे फोकस कर रहे होते हैं, भूल ही जाते हैं बायर के राइट भी है कुछ। तो भैया बायर के राइट पढ़ रहे हैं। अगला देखो सेक्शन 60 रिप्यूटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर डेट। और आपको पता ही है अगर सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया डेट से पहले, बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी, यानी कि अकाउंट्स की नजरों में बताओ भाई और बहनों, अकाउंट्स की नजरों में से क्या बोलते हैं, नलायको, ऐसी बात कर दी दिल टूट जाएगा मेरा, एंटीसिपेटरी। ठीक है, क्या बोलते हैं, एंटीसिपेटरी ब्रीच। अब एंटीसिपेटरी ब्रीच याद हो तो मैंने आपको इतनी शिद्दत से पढ़ाया था, दो बातें सामने आती हैं, या तो जिस दिन एंटीसिपेटरी ब्रीच किया उस दिन अपने दिल पे पत्थर रख लो और कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो,
ठीक है ना, और डैमेजेस क्लेम कर लो, वही MP माइनस CP। या फिर सदमा लग गया, याद आई ना बात, सदमा लग गया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं कह दो ऐसा नहीं हो सकता, ये आसमान क्यों नहीं गिर गया, ये धरती क्यों नहीं फट गई, कह दो ऐसा नहीं हो सकता, यकीन नहीं आ रहा, तो फिर क्या करो, याद है डायलॉग, कयामत के दिन का वेट करो, उस ड्यू डेट का वेट करो, उस ड्यू डेट पे जब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा तब तुम्हें तसल्ली हो जाएगी भाई ये धोखा हुआ है। दूसरी बात जज साहब ने बोली, बायर क्या कर सकता है, बायर, ठीक है, बायर क्या करेगा, बायर में आइदर ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट सबसिस्टिंग, यानी कि बायर कॉन्ट्रैक्ट को अलाइव रखता है, जिंदा रखता है, और कब का इंतजार करता है, टिल द डेट ऑफ डिलीवरी, यानी उस ड्यू डेट का इंतजार करता है। देखो लिखा भी है मैंने जानबूझकर, कयामत का दिन का इंतजार कर सकता है, ठीक है, तो सारी बातें वही लगेंगी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाली। सेक्शन 60 कहता है बिल्कुल सेम टू सेम एज कॉन्ट्रैक्ट की तरह लॉ लगेगा। और स्यू फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की बात करेंगे भाई और बहनों, इंटरेस्ट की बात करेंगे, इंटरेस्ट, ये वाली बात सर इंटरेस्ट की बात कब आएगी, इंटरेस्ट की बात क्यों कर रहे हो, अगर नलायको तुमने सेलर को एडवांस दे दिया, तुम बायर हो, तुमने सेलर को एडवांस दे दिया, भैया एडवांस ले ले एडवांस, फिर सेलर ने तुम्हारे साथ ब्रीच किया, धोखा किया, ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे, भाई साहब मैंने आपको एडवांस दे दिया था आज से 2 महीने पहले, तो जो मान लो आपने 2 महीने पहले क्या दिया, एडवांस दिया, एडवांस, ठीक है ना, राइट, जो 2 महीने पहले आपने एडवांस दिया है, उस एडवांस पे आप ब्याज इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। तो जज साहब ने बोला भाई साहब आपको पूरा अधिकार मिलेगा, बायर में स्यू द सेलर फॉर द इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच पेमेंट वाज मेड, यानी जिस दिन आपने वो पेमेंट मतलब एडवांस पे किया है उस दिन से आप इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो। और बिल्कुल सही बात है यार, वो तो अगर मैंने सेलर को 10 लाख रुपए एडवांस दे दिए और उससे बेईमानी करी, वही 10 लाख रुपए अगर मैं बैंक में डालता तो बैंक कम से कम 4% का तो ब्याज देता। तो जज साहब कह रहे हैं जितना बैंक में डाल के आप 4% का ब्याज लेते, चिंता मत करो, हम आपको सेलर से दिलवाएंगे। तो इट इज द राइट ऑफ द बायर टू क्लेम द इंटरेस्ट व्हेन ही पेड द एडवांस टू सेलर, ठीक है, कितने रेट से, 4%, 3%, 5%, कितने रेट से। तो जज साहब ने कहा भैया जो रेट होगा ना वो रेट कोर्ट बताएगा, यानी कि रेट पे झगड़ा मत करो, बात जब कोर्ट तक पहुंचेगी है ना तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा कितने रेट पर। कोर्ट हो सकता है 10% के रेट पे कर दे, या बैंकिंग रेट पे 4-5% कर दे, या FD के रेट पे कर दे 7.5%। तो भैया इट इज डिपेंड ऑन कोर्ट व्हाट रेट शुड बी पेएबल, यानी कोर्ट में अवॉर्ड एट सच इंटरेस्ट एज इट थिंक्स फिट, यानी कोर्ट के ऊपर ये बात डाल दी। आई होप बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुकी होगी कि सेलर के राइट्स क्या होते हैं, जस्ट इन रेम एज वेल एज जस्ट इन पर्सोनम। और जो आज हमने पढ़े सेलर के साथ साथ बायर के राइट कौन से होते हैं, तो बायर के राइट हमने ये पढ़ लिए आज बहुत अच्छे तरीके से, 57, 58, 59, 60, 61, ठीक है, 57, 58, 59, 60, 61, यानी कि 5 राइट होते हैं बायर के पास। तो ध्यान से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है ना, राइट, और बढ़िया तरीके से इसको लर्न कर लेंगे। आपको पता ही है कि करना क्या है, बस पढ़ते रहना है, सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, जितना भी टाइम है 101% सिर्फ अपनी पढ़ाई को देना ताकि हम ला सके पूरे में से पूरे नंबर। तो मैं मिलूंगा आपको अगले लेक्चर में, तब तक आपको दुआओं में याद रखना है।